वेल, वेलकम साथियों, आप सबों का स्वागत है। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह अनियंत्रित राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। अब इसके आगे आज हम लोग देखेंगे राजतंत्र का अंत, यानी पहले क्या था, अनियंत्रित राजतंत्र। अब ये बदल जाएगा संवैधानिक राजतंत्र में। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई संविधान को स्वीकार कर लिया गया, नेशनल असेंबली को यह कानून बनाने के काम सौंप दिए गए, कई सारे सुधार किए, लोगों को स्वतंत्रता दी गई, समानता दे दी गई, नागरिक अधिकार दे दिए गए। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब हम लोग देखेंगे राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त होगा। राजतंत्र समाप्त, और इसके बदले क्या बनेगा? गणतंत्र, यानी रिपब्लिक। अब रिपब्लिक कैसे बनता है, राजतंत्र कैसे समाप्त होती है? यहां हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली को कानून बनाने के अधिकार मिल गए। उसने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कई सारे सुधार कर दिए। अब सुधार क्या किए कि 25 साल की आयु को, मतदान आयु को घटाकर 21 वर्ष कर दी। नंबर 1। पच्चीस वर्ष से घटाकर क्या कर दिया? 21 वर्ष। जो लोग सरकार को कर नहीं देते थे, यानी 3 दिन के समकक्ष सम मूल्य के बराबर कर नहीं देते थे, उन्हें भी मतदान का अधिकार दे दिया गया। कर न देने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया। और भी कई सुधार कर दिए। दास प्रथा को समाप्त कर दी। नए 1792 में संविधान सभा का चुनाव करा दिया। 1792 में राष्ट्रीय सभा का चुनाव करा दिया। इस चुनाव में बच्चों नई पार्टी को, नए नेता को भारी समर्थन मिला, बहुत बड़ी उनको मत प्राप्त हुए। अब क्या हुआ कि इस नई व्यवस्था में हुआ कि भाई एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, और एक ट्रिब्यूनल बना दी, और राजा के विरुद्ध उसके कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने का काम किया। और आगे चल के 1794 ईस्वी में राजा को गुलेटिन पर चढ़ा दिया। गुलेटिन पर चढ़ाया। आप पूछोगे ये गुलेटिन क्या है? तो गुलेटिन एक प्रकार का फांसी देने की व्यवस्था थी। 2 रॉड में व्यक्ति के सर को फंसा दिया जाता था, उधर से एक धारदार हथियार आता था, सर को कटते कलम करते चला जाता था। तो राजा को फांसी दे दी गई। आगे चलकर रानी और उसके दूसरे
जो समर्थक थे उन्हें भी फांसी दे दी गई, तो राजा तो समाप्त हो गया। अब राजा नहीं रहा तो फिर शासन कैसे चलेगा? कोई ना कोई तो चाहिए। राज्य की व्यवस्था करने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो थी। उस जरूरत के लिए इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब हम एक नई व्यवस्था लागू करेंगे। नई व्यवस्था क्या होगी? रिपब्लिक। रिपब्लिक की व्यवस्था इन लोगों ने लागू कर दी और नई व्यवस्था में रिपब्लिक लागू हो गया। अब रिपब्लिक लागू होने के बाद जो व्यक्ति राजा बना उसे बहुत सारे अधिकार मिल गए, राजा तो रहा ही नहीं। और 1794 ईस्वी में ही क्या हुआ कि राजतंत्र को तो समाप्त कर ही दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि रिपब्लिक भी घोषित हो गया। इनके जितने मित्र, साथी, समर्थक थे सबको फांसी दे दी गई। अब क्या था कि रिपब्लिक का जो शासन आया, इसी को हम लोग कहते हैं आतंक राज। आतंक राज। अब हम आगे समझेंगे कि ये आखिर आतंक राज क्या था। इस आतंक राजा का कर्ता धर्ता था रोबोस्पियर। रोबोस्पियर, ये रोबोस्पियर आतंक राज इसको कहते ही क्या? रिपब्लिक हुआ, उसके चुनाव हुए, इसको पद मिला या शासन चलाना शुरू किया, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन इसने क्या किया कि फ्रांस के सभी चीजों को नियंत्रित कर लिया, पूरी तरह नियंत्रित था, किसी को कोई छूट न दी गई। तो फ्रांस के सभी विषयों को और यह व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत ही कठोर था। यह अपने विरुद्ध किसी को किसी तरह की आवाज उठाने का अधिकार नहीं दिया। तो इस नेता रोबेस्पियर के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकता था, उसके किसी नीति का विरोध नहीं कर सकता था और उसका किसी तरह से उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। तो एक ऐसी व्यवस्था आ गई कि शासन का विरोध असंभव हो गया। इसके अतिरिक्त और क्या किया? किसानों को पर प्रतिबंध लगा दिया कि आपको अपनी फसल एक निश्चित नियंत्रित दर पर ही बेचना होगा। तो कृषि उत्पाद को अब आप सोचते होंगे कि आखिर इस रोबोस्पियर का विरोधी कौन था? कोई भी हो सकता था, या तो पुरानी व्यवस्था के समर्थक हो सकते थे, अपनी पार्टी के लोग हो सकते थे, दूसरी पार्टी के लोग हो सकते थे। कहा नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। जो लोग भी इसका विरोध करते थे उन पर मुकदमा चलाए जाते थे और उन्हें दंडित किया जाता था। यहाँ तक
कि उन्हें गुलेटिन पर यानी फांसी पर भी चढ़ा दी जाती थी। तो एक ऐसी व्यवस्था आ गई जिसमें अब लोग फिर से पुनः एक बार सोचने को तैयार हुए कि भैया जिस अधिकारों के लिए जिस अगर कोई नीति हमें पसंद नहीं है, हम उसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस पर तो पहले भी रोक था और आज भी फिर रोक लग गया। अखबारों पर रोक लगा दी गई, अखबारों को क्या कर दिया, सेंसर कर दिया। नतीजा क्या था, परिणाम सामने आया कि भैया अब इस राज्य में, आतंक के राज्य में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। जो लोग रोबेस्पियर का समर्थन करते थे वो भी डर के मारे करते थे। यानी कहने का मतलब भय का राज, और इसी भय के राज का दूसरा नाम आप बोल सकते हो आतंक राज। तो ये आतंक का राज कायम हो गया। अब लोगों ने क्या किया, इनके विरुद्ध भी आंदोलन शुरू कर दिया, इनके विरुद्ध भी क्रांति कर दी और रोबेस्पियर को पकड़ लिया गया। रोबेस्पियर क्या हो गया, रोबेस्पियर को कैद किया गया। उन्हें फांसी की सजा दी। चलिए, आतंक राज का समाप्ति तो हो सकता है इससे, लेकिन राज्य चले कैसे? आपके पास जब निरंकुश राजतंत्र था उसको आपने समाप्त कर दिया, जब रिपब्लिक आया उसके नेता को समाप्त कर दिया, और लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा रिपब्लिक नहीं चल सकता। अब इनको किसी दूसरे प्रकार के शासन व्यवस्था का गठन करना था। तो आगे हम देखेंगे कि वो कौन सी शासन व्यवस्था थी। वो शासन व्यवस्था थी रूल ऑफ डायरेक्टरी। ये रूल ऑफ डायरेक्टरी में क्या होता था भाई, इसमें क्या होते थे कि फ्रांस के लिए लोगों के द्वारा ही डायरेक्टर चुने जाते थे। इसके दो सदन थे और ये दोनों सदन में क्या होते थे कि डायरेक्टर थे, डायरेक्टर। यहां भी ये भी डायरेक्टर कहलाते थे। जैसे आप भारत के बारे में सोचो, लोकसभा में गए क्या कहलाएंगे, सांसद। राज्यसभा में गए क्या कहलाएंगे, सांसद। उसी तरह इन दोनों सदनों में डायरेक्टर होते थे और ये डायरेक्टर्स मिलकर अपने लिए एक शासन व्यवस्था, शासक चुनता था। किंतु यह डायरेक्टरी शासन भी बहुत कारगर नहीं थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि ये जो काउंसिल्स थी, ये काउंसिल्स और शासक में डायरेक्टर जनरल कहें उसको, तो उनके बीच में बनती नहीं थी। तब क्या हुआ, और दूसरी समस्या क्या खड़ी हो गई कि फ्रांस में क्रांति के कारण अन्य देशों में भी उथल पथल मचने लगा था। इसलिए अन्य देश भी चाहते थे कि किसी भी तरह हम क्या करें कि फ्रांस पर आक्रमण कर दें। तो फ्रांस में कई लड़ाइयां लड़ने की नौबत आ पड़ी थी और सेना अधिकारी का महत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो सैन्य महत्व बढ़ने लगा।
अब सैन्य महत्व बढ़ने लगा तो यहाँ क्या होगा, अधिकारियों का महत्व ज्यादा बढ़ेगा। इसी में एक सैन्य अधिकारी था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी काबिल अधिकारी था। युद्ध कला में कौशल, योजना बनाने में कौशल, और कई तरह की, जिस भी युद्ध में गया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया बच्चों, हर युद्ध में जीता। कहा जाता है कि नेपोलियन किसी युद्ध में हारता ही नहीं था। अब इसका नतीजा यह हो रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जनता में क्या होने लगा, जनता में लोकप्रिय। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता ये डायरेक्टरी सिस्टम को पसंद नहीं थी। उनके मन में कहीं ना कहीं से आशंका, भय, एक एप्रीहेंशन था कि ये अगर इतना लोकप्रिय हो गया तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कहीं चुनाव लड़ लिया तो हमारी तो सत्ता ही चली जाएगी। इसलिए ये लोग नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। सपोर्ट क्या कहें, इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते चले गए। अब विरोध किस मामले में, कठिन से कठिन युद्ध में इसे लगातार इंगेज करते रहे, लगातार भेजते रहे, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। किंतु नेपोलियन तो नेपोलियन था ना, वो तो हारा ही नहीं। जिस युद्ध में भी गया वहां आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया फ्रांस के लिए। फ्रांस की प्रतिष्ठा पूरे यूरोप में बढ़ा दी। अब ये कहा जाने लगा कि फ्रांस के आगे और कोई देश नहीं है। ऐसी दशा में नेपोलियन भी समझ गया था कि यह डायरेक्टरी काम करने वाली नहीं थी। अब इस नेपोलियन ने क्या किया कि स्वघोषित ये क्या किया कि डायरेक्टरी को ही डिसमिस कर दिया, को डिसमिस कर दिया और सत्ता का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। अब यह सत्ताधारी बन गए। आगे चलकर तो फ्रांस का जो मुकुट था, राज मुकुट, वह भी अपने सर पर धारण कर लिया। नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही कई ऐसे महत्वपूर्ण और अच्छे काम करते चले गए। अब नेपोलियन का योगदान तो था फ्रांस में। जब भी हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के योगदानों को इनकार नहीं कर सकते। वी कांट रिफ्यूज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम नेपोलियन को देखते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया। वर्क ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी अच्छे काम किए हो, उसमें सबसे बड़ा अच्छा काम था कि उसने एक सिविल कोड बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड। एक सिविल कोड, सिविल कोड। दोस्तों आप कहेंगे ये सिविल कोड क्या होता है? सिविल कोड एक तरह से फ्रांस में संविधान का स्थान ही ले लिया। दास प्रथा को खत्म कर दी, सेना को शक्तिशाली बनाया। अब एक एक करके गिनते हैं। सिविल कोड बना दिया। दूसरा क्या किया? दास प्रथा को समाप्त किया। और क्या किया? यातायात के प्रबंध को बढ़ाया। यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाया। जहाजरानी का विकास किया, समुद्री मार्गों से व्यापार करने के लिए।
और क्या किया, मापतौल पूरे राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मापतौल के मानक को स्टैंडर्डाइज किया। तो नापतौल आप मापतौल भी लिख सकते हो, को एक समान बनाया। आप कहेंगे मापतौल के एक प्रकार के मापतौल की व्यवस्था को लागू करने का क्या फायदा होगा। फ्रांस के एक भाग से दूसरे भाग में व्यापार करने में जो कठिनाइयां क्या थी, यहाँ का मेजरमेंट कुछ और थे, वहाँ के मेजरमेंट कुछ और थे। आप सोचो ना, आप आज ये जो मीट्रिक सिस्टम हमारा लागू हुआ, तो क्या हुआ कि पहले तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मापतौल की व्यवस्था थी। तो पहले का कच्चा सेर, पसेरी, मन, जमीन की बात करें तो कट्ठा, बीघा, अभी क्या हो गया, एकड़ और हेक्टर हो गया। तो अब क्या थी कि कठिनाई नहीं थी, मापतौल की व्यवस्था ठीक कर दी उसने। और क्या किया, मुद्रा का मानकीकरण किया। और फ्रांस में के अलग अलग भागों में जो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उसको घटा के कहा कि केवल 2 ही प्रकार की मुद्रा रहेगी। बैंकिंग में सुधार किया, बैंक व्यवस्था को बदल दी, एक प्रकार की मुद्रा लागू करने की कोशिश की। सब कुछ बदलते जा रहा था और यह लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा था, गरीब लोगों के लिए अच्छा था, दासों के लिए अच्छा था, लोगों के तमाम अधिकार दिए जा रहे थे, सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा था। लोगों को लगा कि यार नेपोलियन है तो हमारा भी भला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन कई देशों में आक्रमण करते चला गया, वहां जीतते चला गया। और ये था तो कुछ भी हो, था तो ये तानाशाह था, डिक्टेटर। ये भी क्या था, डिक्टेटर था। कैसा डिक्टेटर था, मिलिट्री डिक्टेटर था। लोगों को लगने लगा कि यार ये कौन सी व्यवस्था है, ये जो कुछ कर रहा है सब कुछ ये अपने लिए कर रहा है, अपने राज्य को प्रसारित करने के लिए कर रहा है, राज्य विस्तार के लिए कर रहा है, अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए कर रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ कि नेपोलियन की एक युद्ध में पराजय हो गई। नेपोलियन क्या हो गया, पराजित हुआ वाटरलू के युद्ध में। और क्या हुआ, इस प्रकार नेपोलियन का भी अंत हो गया। तो अब इस डिक्टेटरशिप का भी अंत हो गया। अब इस डिक्टेटरशिप के अंत के बाद फ्रांस के क्रांति की कथा का जो फ्लो था वो फ्लो समाप्त हो गया। एक बात और थी, इस पूरे क्रांति में स्त्रियों का योगदान क्या था और उनकी स्थिति क्या थी। दोस्तों, अब स्त्रियों की दशा के बारे में हम देखते हैं। जब से फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति में भी महिलाओं का अच्छा खासा योगदान था, लेकिन ना तो उनको नेशनल असेंबली में एक्टिव मेंबर की तरह शामिल किया गया, ना आगे किया गया। अब महिलाएं क्या कर रही थी कि अपने, ना उनको मतदान का अधिकार दिया गया, ना उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, ना उनको किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होने, बड़े व्यापार करने इत्यादि में शामिल किया गया। तो स्त्रियां तो इससे वंचित और उपेक्षित ही रही। स्त्रियों ने क्या किया, अपने अपने क्लब बना लिए। स्त्रियों को क्या करना शुरू किया, स्त्रियों ने अपने अलग क्लब बनाए।
क्लब बना ली है। स्त्रियों को कई आर्थिक कार्यों के लिए, कई आर्थिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया। हो गया। स्त्रियों ने अपने लिए क्लब बनाया, स्त्रियों के कई आर्थिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया, अपनी अखबार निकाली, अखबार निकाले, और एक नारीवादी नेत्री थी वहां की, डेगुच। तो डेगुच ने क्या किया कि चार्टर ऑफ वुमेन्स राइट प्रस्तुत किया। चार्टर ऑफ वुमेन राइट, जो भी किया हो आपने, वुमेन राइट का चार्टर तो प्रस्तुत किया, लेकिन इसे कभी स्वीकार नहीं किया गया और इनकी दशा खराब की खराब ही रही। दोस्तों, आश्चर्य की बात हो गई कि फ्रांस बदल गया, दुनिया बदल गई, कई सारे बाहर के देश भी, एशिया के देश भी आजाद हुए। 1946 में 1946 तक महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 ईस्वी में दी गई। भारत तो जब से आजाद हुआ तभी से सार्वभौमिक मताधिकार का व्यवस्था किया, लेकिन फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद महिलाओं को आप द्वितीय दर्जे का बनाकर रखा। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के ये प्रवाह हैं और इस प्रकार से हम फ्रांस की क्रांति को देखते हैं। दोस्तों, एक बात और कहनी थी कि जब भी आप आओ इतिहास पढ़ो के चैनल पर आते हैं, आप अपने लिए जरूरी चीज़ों को नोट कर लें, इससे जुड़े रहें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगा और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी उपयोगी होगा।